कल शाम को कर्नाटक राज्य में प्रचार समाप्त हुआ है और कल यानी 10 तारीख को वहां पर मतदान है। कर्नाटक में जो इलेक्शन कैंपेन हुआ और जो रुझान सामने आ रहे हैं उसे देखकर स्पष्ट है कि वहां जनता बदलाव चाहती है और वहां की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त थी और हमारी पार्टी का नेताओं का जो धुआंधार प्रचार हुआ उसको देखकर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वहां कांग्रेस पार्टी 13 तारीख को जब मतगणना होगी तो बहुत भारी बहुमत के साथ वहां पे सरकार हम लोग बनाएंगे। कर्नाटक के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर एक तरह से डायरेक्ट फाइट भाजपा कांग्रेस की है और बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ वहां कैंपेन किया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब नेता छोटे बड़े वहां गए, लेकिन जो मुद्दे थे उसको कांग्रेस ने उठाया और मैं समझता हूं कि वहां पर अब तक का जो बहुमत हमको नहीं मिला उससे ज्यादा बहुमत कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में मिलेगा। इस प्रचार में, इलेक्शन कैंपेन में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ और खासकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खारगे साहब के को धमकी दी गई उनको, उनके परिवार को जान से मारने की, उस पर भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए। तो ये एक निम्न स्तर की राजनीति है और इसका हम सबको खंडन करना चाहिए। मैं कड़े शब्दों में इस प्रकार की वारदातों की निंदा करता हूं और उम्मीद करता था कि भाजपा के लोग इस प्रकार का पक्षपात रवैया नहीं अपनाएंगे और खारगे साहब जी को जो धमकी मिली वो एक तरह से बौखलाहट का परिचय था। साथियों, आप ये भी जानते हैं कि एक बात तो और स्पष्ट हो गई है। सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं ये स्पष्ट कर देना चाहिए। आप सबको मालूम है, सरकार बनने के बाद मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष था और 2020 में देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में मेरे पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। अनेक ऐसे प्रकरण हुए और हम सब लोग, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं और हमारे कुछ साथी सरकार में नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। अपनी बात को लेकर हम दिल्ली भी गए और अपनी बातों को रखा। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लगातार चर्चाएं हुई और आज वो दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय अहमद पटेल साहब, लेकिन उनके माध्यम से सब नेताओं से मुलाकात हुई और एक कमेटी का गठन हुआ, एआईसीसी ने किया। उसमें माखन साहब, वेणुगोपाल जी और अहमद पटेल जी सदस्य थे और उस कमेटी का एक काम था। और कमेटी जब गठन हुआ उस समय हम सबकी बात सुनकर हमारी बातों को एक्सेप्ट किया गया और एक रोड मैप तैयार किया गया। बहुत सारी बातें उसमें थी, मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद से हम सब ने, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा में मतदान हो, पार्टी का प्रचार हो, कांग्रेस को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए हम सभी साथियों ने जी जान से कोशिश की और मेहनत की और 2.5 साल का जो कार्यकाल निकला वो इस बात का प्रतीक है। अनुशासन तोड़ने का काम कभी भी किसी ने नहीं किया। मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार, निकम्मा आदि, और जो ये आरोप परसों लगाए गए, ये 2.5 साल से मैं आरोप सुन रहा था, लेकिन हम अपनी पार्टी को और सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए मुझे लगा कि जो प्रकार का भाषण दिया गया, मैंने पहली बार देखा
कि अपनी सरकार को, अपने ही विधायकों को, अपने नेताओं को बेइज्जत और बदनाम करने का काम हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों को तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है। ये समझ से परे है। इस प्रकार का जो काम हुआ वो बड़ा गलत है। और हम सब लोग जो दिल्ली में गए थे अपनी बात को रखने के लिए, किन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं? ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में 30, 40, 45 साल से हैं। 3 दिन पहले मैं बाड़मेर में था। सम्मानी हेमाराम जी 1980 से विधायक हैं। उनकी क्या छवि है, मतदाता, पब्लिक, उनके क्षेत्र के लोग उनको अच्छी तरह जानते हैं। उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है और क्या पब्लिक लाइफ में उनका अब तक का इतिहास रहा। ओला साहब, जिनके स्वर्गीय पिताजी 1957 से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे। और हेमाराम जी ने तो अपने नौजवान बेटे की मौत में और याद में एक छात्रावास बनाया है। 100 करोड़ की जमीन तो उनकी बाड़मेर में, निजी जमीन को उन्होंने दान किया समाज के लिए, लोगों के लिए। पैसा इकट्ठा कर 22 करोड़ का हॉस्टल बनाया 150 बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए। इन सब लोगों पर इस प्रकार के आरोप लगा देना मैं समझता हूं बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। और मैं सिरे से इन बेबुनियाद और झूठे आरोपों को नकारता हूं। बहुत से साथियों को मंत्री बनाया सरकार के अंदर, बड़े बड़े पद दिए गए। कोई चेयरमैन है, कोई कॉर्पोरेशन में मेंबर है, कोई पार्टी के पदों पर बैठे हैं। 3 साल हो गए। ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में रहे, जिन्होंने अपना नाम कमाया, जिनकी एक साख है, उन पे आरोप लगा देना कि आप चंद रुपए में बिक गए, मैं इसको बहुत गलत मानता हूं। और 3 साल से कोई कार्रवाई आपने नहीं करी, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। साथियों, हम दिल्ली में गए, अपनी बात को रखा और उसके बाद सारे तथ्यों को संज्ञान में लेने के बाद हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने 25 सितंबर को सम्मानीय माखन साहब और सम्मानीय खड़गे जी को जयपुर भेजा था। आप सब जानते हैं। वो विधायकों की मीटिंग हो ही नहीं पाई। सोनिया गांधी हमारी पार्टी के अध्यक्ष थी उस समय। उनकी जो वेलना हुई, उनकी जो मानहानि हुई, उनकी जो बेइज्जती हुई, वो गद्दारी थी। इतने सारे विधायक, 20, 30, 40, पता नहीं कितने विधायकों को उनकी इच्छा के खिलाफ इस्तीफा दिलवाया गया, अपनी सरकार को संकट में खड़ा करा गया। बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी और शाह के कहने पर इस्तीफे दिलवा दिए गए। अब ये बात मुझे बोले और मैं जाके मंच पे इस बात को बोलूं, ये शोभा देता है क्या? तो मुझे लगता है कि अब तक जो हुआ उस घटनाक्रम में वो इस बात को दिखलाता है अनुशासनहीनता किसने करी, पार्टी का डिसिप्लिन किसने तोड़ा और सही मायने में संगठन को और सरकार को कौन मजबूत कर रहा है, कौन कमजोर कर रहा है। और अपने नेताओं को खुश करने के लिए बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई किसी की चुगली करता है, कोई किसी की चुगली करता है। मुझे बहुत सारे लोग आके बहुत सारी बातें बोलते हैं कि यहां हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, यहां ये स्कैम हो गया। इन्हीं बातों को मैं मंच पर आकर इनका बखान करूं, ये शोभा नहीं देता। ये गंभीर राजनीति का परिचय नहीं है।